प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए इस चैप्टर से लगभग 250 क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबको 250 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से वक्त भी लगेगा। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। सबको मालूम है कि साहित्य की कई सारी विधाएं हैं, उसमें से ये बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है। इसका सही उत्तर बताइए। कहानी, रेखा चित्र, निबंध या जीवनी क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत की विधा रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी या निराला? बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? नाटा, मझोला, बहुत लंबा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मझोला कद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के बाल कैसे थे? काले थे, भूरे थे, सफ़ेद थे या लाल थे? तो हम सबको मालूम है बाल गोविंद भगत बूढ़े हो चुके थे, उनका बाल सफ़ेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह अपने सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? गांधी टोपी, कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी, रेशमी पगड़ी या मखमली टोपी? इसका सही उत्तर है कबीर पंथियों जैसी टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में भगत सिंह ऊपर से क्या ओढ़े रहते थे? सफ़ेद चादर, नीली कमली, काली कमली या लाल दुशाला? का सही उत्तर होगा काली कमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मस्तक पर कौन सा तिलक लगाते थे? राजस्थानी तिलक, रामानंदी तिलक, केसरिया तिलक या सादा भभूत? का सही उत्तर है रामानंदी चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह जी के गले में किसकी जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी? भगत सिंह के गले में किसकी जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी? चंदन की, तुलसी की, रुद्राक्ष की या नीम की? सही उत्तर है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मूलतः क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भिखारी थे या व्यापारी थे? इसका सही उत्तर होगा गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी किसे अपना साहब मानते थे? तुलसीदास को, कबीर को, सूरदास को या रैदास को? इसका सही उत्तर होगा कबीरदास को ये अपना साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? वे हमेशा झूठ बोलते थे, वे झगड़ालू थे, वे हमेशा सच बोलते और दो टूक बात करते थे, वे आलसी थे? सही उत्तर है वे हमेशा सच बोलते थे और दो टूक बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी के खेत की कुल पैदावार कहाँ अर्पित की जाती थी? यानी जो पैदावार होता था उनके खेत में, वो कहाँ ले जा करके दान कर देते थे? उनके घर में, कबीरपंथी मठ में, मंदिर में या जमींदार के पास? सही उत्तर है कबीरपंथी मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरपंथी मठ भगत जी के घर से कितना दूर था? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस या 5 कोस? सही उत्तर है 4 कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी का गुजारा कैसे होता था? भीख मांगकर, मठ से प्रसाद रूप में मिले अनाज से, व्यापार से या चोरी करके? प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि भगत जी के यहाँ जो भी उत्पादन होता था वो लेकर के चले जाते थे, कबीर जी के यहाँ वहाँ जा कर के जमा कर देते थे और वहाँ उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता था उससे ही वह अपने घर चलाते थे, उनका गुजारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ के महीने में गांव के लोग कहाँ होते थे? बगीचों में, खेतों में, घरों में या चौपाल में? आषाढ़ के महीनों में खेतों में होते थे। क्यों होते थे खेतों में? क्योंकि उस समय बारिश बहुत अधिक होती है और लोग धान लगाते हैं, तो धान लगाने के लिए लोग खेतों में चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी खेतों में क्या कर रहे होते थे? आराम करते थे, धान की रोपनी और गायन, मछली पकड़ना या गप्पे मारना? तो सही उत्तर है धान की रोपनी करते थे और साथ में गाते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलवे का अर्थ क्या है? यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन होना चाहिए, सही प्रश्न होना चाहिए कलेवा। तो ये कलेवा का अर्थ क्या होता है? दोपहर का भोजन, रात का भोजन या सुबह का जलपान या शाम का नाश्ता? इसका सही ऑप्शन है सुबह का जलपान, यानी सुबह सुबह जो
काम करने के दरमियान नाश्ता करते हैं उसे कलेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों वाली भादों की रात में भगत जी का क्या बजता था? ढोलक, खंजड़ी, तबला या बांसुरी? सही ऑप्शन है खंजड़ी बजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। यह पंक्ति किस महीने के संदर्भ में है? आषाढ़ के महीने में, भादो, कार्तिक या फागुन? किस महीने की बात है ये? प्यारे बच्चों, ये भादों के महीने की बात है, जब रात में बारिश होती थी तब ये बाल गोविंद भगत यह गीत गाते थे रात के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी की प्रभातियाँ किस महीने से शुरू होती थी? आषाढ़ के महीने से, भादों के महीने से, कार्तिक के महीने से या माघ से? सही उत्तर है कार्तिक के महीने से ये प्रभातियाँ शुरू होती थी, जब लोगों के दरवाजे पे जा जा करके वो गाना गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघ के महीने में भगत जी कहाँ स्नान करने जाते थे? तालाब में, घर के पास नदी में, गंगा जी में या फिर समुद्र में? सही उत्तर है गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़कड़ाती ठंड में भी भगत जी कहाँ बैठकर गाते थे? अपने कमरे में, आग के पास, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर या मंदिर में? तो सही उत्तर है पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठ कर के वे गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोही शब्द का अर्थ क्या है? लोही शब्द का अर्थ क्या है? लोहे की छड़, प्रातःकाल की ललीमा, शाम का अंधेरा, दीपक की लौ? सही उत्तर है प्रातःकाल की ललीमा को लोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों की शाम में भगत जी कहाँ संगीत सभा जमाते थे? नदी के किनारे, अपने घर के आंगन में, गांव की चौपाल पर या खेत में? गर्मी के दिनों में भगत जी अपने घर के आंगन में सभा जमाते थे, जहाँ पर गाते थे। उनके दोस्त लोग भी आते थे गाने के लिए और सब मिल करके गाते थे, बाद में नाचना भी शुरू कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? यानी ये गाते तो थे, संगीत से इनको प्रेम तो था, लेकिन इनका चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन वर्षा हुई, जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन उत्सव था या जिस दिन वे तीर्थ पर गए? सही उत्तर है जिस दिन उनका बेटा मरा, उस दिन उनका जो संगीत साधना था उनका चरम उत्कर्ष देखने को मिला। जब बेटा मरा हुआ है फिर भी वह गाने से और बाज नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे की मृत्यु पर उनका संयम और भक्ति देखकर सब दंग रह गए। भगत जी का बेटा कैसा था? बहुत यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था? यहाँ पे ये दूसरे प्रश्न कहा गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए। भगत जी का बेटा कैसा था? बहुत चतुर था, सुस्त और बोदा, कम बुद्धि वाला, बहुत बलवान था या क्रोधी था? तो उनका बेटा थोड़ा सुस्त और बोधा, थोड़ा कम बुद्धि वाला था, बाल गोविंद भगत का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी के अनुसार किन लोगों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए? चतुर लोगों पर, सुस्त और बीमार लोगों पर, बलवान लोगों पर या अमीर लोगों पर? सही उत्तर है जो सुस्त है और बीमार लोग हैं उन्हें ज़्यादा महत्व देनी चाहिए, ऐसा भगत जी का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधा शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि हम सब ने कहानी में पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा थोड़ा बोधा जैसा था, तो इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कम बुद्धि वाला, मोटा, पतला? सही उत्तर है कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुभग और सुशील थी, झगड़ालू थी, आलसी, अनपढ़? सही ऑप्शन है सुभग और सुशील थी भगत जी की पतोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे की मृत्यु होने पर भगत जी ने उसे कहाँ लिटाया? पलंग पर, आंगन में चटाई पर, मंदिर में या कमरे के अंदर? सही उत्तर है आंगन में चटाई पर बेटे को लिटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी ने शव के सिराहने क्या रखा था? शव यानी लाश, डेड बॉडी जिसे कहते हैं, उसके सिराहना, सिराहना यानी सर के पास क्या रखा था? पैसा, एक चिराग, किताब या तलवार? सही उत्तर है एक चिराग रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे की मृत्यु पर भगत जी पतोह से क्या करने को कह रहे थे? रोने को, उत्सव मनाने को, खाना बनाने को या घर छोड़ने को? तो जब बेटे की मृत्यु हुई तो भगत जी अपने पतोह से कहा कि उत्सव मनाओ, ये खुशी का पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलाई? स्वयं अपने हाथों से, अपनी पतोह से, गांव के मुखिया से या अपने भाई से? सही उत्तर है अपनी पतोह से ही अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत जी ने
पतोहू को कहाँ भेज दिया? तीर्थ यात्रा पर, उसके भाई के साथ उसके मायके, संन्यास लेने या पड़ोसी। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर, अर्थात जब उनके बेटे के मरने के बाद क्रियाक्रम सब पूरा हो गया, तो फिर उनके पतोहू को कहाँ भेजा? तो उनके भाई के साथ उनके मायके में उनको भेज दिया कि आप अपने मायके चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी ने अपने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? उसे घर में रखने का, उसकी दूसरी शादी कर देने का, उसे सजा देने का, उसे काम पर लगाने का। भगत जी ने उनके भाई से कहा कि आप अपनी बहन को ले जाओ और दूसरी शादी करा देना, क्योंकि अब मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतोहू भगत जी को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? संपत्ति के लालच में, भगत जी के बुढ़ापे में सेवा करने के लिए, उसे मायका पसंद नहीं था, उसे गांव से प्यार था। तो सही उत्तर है, भगत जी बूढ़े हो चुके थे, उनको देखभाल की सख्त आवश्यकता थी, इसीलिए उनके पतोहू कह रही थी कि आप मुझे मैं आपको छोड़ कर के नहीं जाऊंगी, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की आखिरी दलील क्या थी? वह उसे पीटेंगे, वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे, वे पुलिस को बुलाएंगे, वे खाना नहीं खाएंगे। तो सही ऑप्शन है, वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। ये दलील उन्होंने दी किसको? अपनी बहू को, कि अगर वह नहीं जाएगी तो मैं खुद घर छोड़ करके चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? यमुना जी, गंगा जी में, नर्मदा जी में, या सरयू जी? ये सभी नदियों का नाम है। तो ये गंगा जी जाते थे स्नान करने के लिए हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी के घर से गंगा जी कितनी दूरी पर थी? 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस? सही उत्तर है 30 कोस पर गंगा जी थी। इतनी दूरी वो पैदल जाते थे, फिर पैदल ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा स्नान के लिए भगत जी कैसे जाते थे? बैलगाड़ी से, नाव से, पैदल या रेल? रेल से। अभी मैंने बताया कि वे पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में खाने पीने के बारे में भगत जी का क्या विचार था? वे रास्ते में भीख मांगते थे, वे घर से खाकर चलते और लौटकर घर ही खाते थे, वे होटल में खाते थे, वे दूसरों का दिया हुआ खाते थे? तो जब भगत जी जाते थे स्नान करने के लिए गंगा जी में, तो वे घर से खाकर चलते थे और घर आकर फिर खाते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यात्रा में उन्हें कुल कितने दिन लगते थे? 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन? तो इस स्नान को करने जाने और आने में उन्हें लगभग 4-5 दिन लग जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बार गंगा स्नान से लौटने पर भगत जी की तबीयत कैसी थी? बहुत अच्छी थी, कुछ सुस्त और बीमार, वे बहुत खुश थे, वे बहुत मोटे हो गए थे? तो जब अंतिम बार वे गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तो लौटने के बाद लोगों ने नोटिस किया कि वे कुछ सुस्त और बीमार से हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी की हालत में भी भगत जी ने क्या नहीं छोड़ा? अपना नेम, व्रत और दिनचर्या, सोना, घूमना या दवा लेना? का सही उत्तर है अपना नेम, व्रत और दिनचर्या। दिनचर्या यानी रोज जो वो काम करते थे, उनका जो एक नियति बना हुआ था, उस चीज़ को वो फिर भी नहीं छोड़ा बीमार होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शाम भगत जी की मृत्यु हुई, उस शाम उनके गीत कैसे थे? बहुत जोश भरे थे, जैसे तागा टूट गया हो? वे नहीं गा रहे थे, वे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे? जो सही उत्तर है, जैसे तागा टूट गया हो। लेखक कहते हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन शाम को जब वो गा रहे थे, तो उनकी आवाज़ में वो दम नहीं था, वो कशिश नहीं था, जो पहले हमेशा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सुबह जाकर देखा तो क्या पाया? भगत जी गा रहे थे, भगत जी सो रहे थे, बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा, वे तीर्थ पर चले गए? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है, जब लोगों ने सुबह जाकर देखा बाल गोविंद भगत के घर पर, तो उन्होंने पाया कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर यानी शरीर पड़ा हुआ रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजर शब्द का अर्थ क्या है? पहले ही बता चुका हूँ मैं, पिंजरा, मृत शरीर या लाश, पंख या बर्तन? तो पंजर शब्द का अर्थ है मृत शरीर। मृत शरीर, क्योंकि अब बाल गोविंद भगत मृत शरीर यानी लाश बन चुके थे, आत्मा निकल चुका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबल शब्द का अर्थ क्या है। संबल शब्द का अर्थ जो कहानी में संबल प्रयोग हुआ है कि साधु को संबल की क्या ज़रूरत, तो इस संबल शब्द का अर्थ क्या है। साथ चलना, सहारा, कंबल या कमज़ोर। तो सही उत्तर है संबल, यानी जो साधु होते हैं वे सहारा, उनको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व हमें क्या संदेश देता है। केवल संन्यास से ही ईश्वर मिलते हैं। गृहस्थ रहकर भी पवित्र आचरण से साधु बना जा सकता है। खेती नहीं करनी चाहिए। सामाजिक नियमों को नहीं बदलना चाहिए। सामाजिक नियमों को तो बिल्कुल बदलना चाहिए उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो समाज में नहीं होता है या फिर समाज में बनी हुई विचारधारा के बिल्कुल, विचारधारा या मान्यता के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी उन्होंने उनसे भी काम दिया। का सही उत्तर है केवल गृहस्थ रह करके भी पवित्र आचरण से साधु बना जा सकता है। आचरण यानी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाई शब्द का अर्थ क्या है। पूर्वाई पश्चिम से चलने वाली हवा, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, उत्तर की हवा या धूल भरी हवा। तो पूर्वाई में पूर्व लगा हुआ है, देख सकते हैं, और यहाँ पे पूर्व यहाँ भी है पूरब, अर्थात पूरब की ओर से चलने वाली हवा को पूर्वाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ के बादलों वाले आसमान में लेखक को किसकी कमी खलती है। आषाढ़ के बादलों वाले आसमान में लेखक को किसकी कमी खलती है। बारिश की, धूप की, ठंडी हवा की या पक्षियों की। तो वहाँ धूप की कमी खलती है, यानी आषाढ़ के महीने में जब बादल आकाश में छा जाता है तो फिर हमें धूप दिखाई नहीं देती है। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों का सही से प्रैक्टिस कर लिया है। अब हमारे सामने अभी भी 200 प्रश्न बाकी हैं जिसका प्रैक्टिस हमें करना है। यदि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। साथ ही अभी तक यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट में जा कर के 50 टाइप कर दें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने हमारी बात को सुनी है। चलिए अब आगे 51वां प्रश्न का हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपनी करते समय भगत जी की उंगलियाँ किस क्रम में चलती थी। बेतरतीब ढंग से, एक अजीब क्रम, संगीत में जैसे लय होती है उस तरीके से, या बहुत धीरे, या वे काम नहीं करते। तो रोपनी जब वे करते थे तो उनका उंगली एक अजीब क्रम में चलता था, मानो वो संगीत के धुन पे चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या संज्ञा दी है। शोर, जादू, मनोरंजन या समय की बर्बादी। प्यारे बच्चों, लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को एक जादू कहा है, क्योंकि जब वो एक खेतों में गाते थे तो खेत में और जो मजदूर काम करते थे उनके लिए यह जादू का काम करने लगता था। उन्हें अच्छा लगता था उनका करके, और वे भी मस्त होकर के खेत में उनके संगीत के साथ धुन में धुन और ताल में ताल मिला करके काम करने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधरतिया शब्द का अर्थ क्या है। तो रतिया यानी रात, अध यानी आधा। तो सही उत्तर होगा आधी रात। अधरतिया आधी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, इस गीत का भाव क्या है। ये कहने का अर्थ क्या। अर्थ है कि पति घर में है फिर भी नायिका खुद को अकेली समझती। पति परदेश गया है, नायिका बहुत खुश है, नायिका सो रही है। अर्थात जो कोई भी पुरुष, उनकी पत्नी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, नायिका यानी उनकी पत्नी। तो इस गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, यानी पति घर में है फिर भी नायिका खुद को अकेली समझती है। कहानी में पढ़ा है कि रात को जब बिजली कड़कती है तो जो महिलाएं हैं वो सोई रहती हैं, अपने पति के साथ उनके गोद में रहती हैं, लेकिन बिजली कड़कने पर उन्हें ऐसा डर महसूस होता है मानो वह अकेली है, उनका पति उनके साथ नहीं है। इसीलिए कहता है गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भादों की निस्तबद्धता को कौन भंग करता है। बिजली की तड़प, बादलों की गरज, बाल गोविंद भगत का संगीत,
या फिर झिल्ली की झनकार? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भगत का संगीत भादों की निस्तब्धता को भंग करता है जब वह रात में अचानक से उठ करके गाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तब्धता शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा? शोर शराबा, सन्नाटा या शांति, हलचल या उत्सव उत्सव? इसका सही उत्तर है सन्नाटा या शांति। कहने का यह अर्थ यह है मेरे बच्चों कि जब रात को सन्नाटा छा जाता है, पूरी तरीके से शांति हो जाती है, उस समय अचानक बाल गोविंद भगत रात को उठकर गाना गाने लगता है और उस शांति को, उस सन्नाटे को भंग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभातियाँ किस महीने तक चला करती थी? पीछे हम लोगों ने पीछे एक प्रश्न देखा जिसमें प्रभातियाँ किस महीने से शुरू होती थी इसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोगों को बताना है कि यह प्रभातियाँ किस महीने तक चलती थी। प्यारे बच्चों, ये फागुन के महीने तक चलती थी। कार्तिक महीने से शुरू होकर के फागुन के महीने तक ये प्रभातियाँ चलती थी, यानी गांव-गांव में घूम करके नाच गाना बजाना ये सब जो होता था कार्तिक महीने से लेके फागुन। ये हिंदी का महीना है प्यारे बच्चों, जिसमें कार्तिक, फागुन, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, पूस, माघ ये सब महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत किटकिटाने वाली भोर किस महीने में होती है? दांत किटकिटाने वाली भोर यानी बहुत ठंडा भोर, सुबह। भोर का अर्थ होता है सुबह। तो किस महीने में जो सुबह होता है बहुत अधिक ठंडा हुआ करता है, बताइए। तो इसका सही जवाब है माघ का महीना। माघ के महीने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत अधिक ठंडी होती है। सुबह आप निकलोगे तो आपको थरथरी लग जाएगा, इसे दांत किटकिटाने वाली ठंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोही लगने पर आकाश में कौन सा तारा अपनी चमक बढ़ा रहा था? ध्रुव तारा, शुक्र तारा, सप्तर्षि तारा या मंगल तारा? सही उत्तर है शुक्र तारा। लोही लगने पर यानी आकाश में ललिमा छाने के बाद शुक्र तारा अपनी चमक बढ़ा रहा था, कहानी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्त शब्द का अर्थ क्या है? आवृत्त शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों ढका हुआ। आवृत्त शब्द का अर्थ है ढका हुआ, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी सुबह गाने के लिए किस प्रकार की चटाई का प्रयोग करते थे? जूट की चटाई का, फूस की चटाई का, प्लास्टिक की चटाई का या फिर मखमली कालीन का? इसका सही उत्तर है कुश की चटाई, कुश की चटाई का। कुश एक प्रकार की घास होती है, उसी से बनी हुई चटाई पे बैठ करके गाने का काम करते थे बाल गोविंद भगत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़कड़ाती ठंड में भी भगत जी के मस्तक पर क्या चमक पड़ता था? कड़कड़ाती ठंड में भी भगत जी के मस्तक पर यानी कपाल पर क्या चमक पड़ता था? ओस की बूंदें, पसीने की बूंदें, चंदन का लेप या बारिश का पानी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है पसीने की बूंदें। पसीने की ठंड में भी वो इतने जोश के साथ गाते थे कि उनको पसीना आ जाता था और वो ये पसीने का बूंद स्पष्ट नजर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? मेहनत का फल, पसीने की बूंद, काम की शुरुआत, थकान? इसका सही उत्तर होगा पसीने की बूंद। श्रम बिंदु, पसीने की बूंद। श्रम यानी मेहनत और बिंदु से बूंद आप ले सकते हैं। पसीने की बूंद को हम श्रम बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों की संझा को क्या शीतल कर देती थी? संझा यानी शाम प्यारे बच्चों, संझा यानी शाम। तो गर्मी के शाम को भी क्या शीतल कर देती थी, अर्थात ठंडा कर देती थी? ठंडी हवा, बर्फ का हवा, भगत जी का संगीत और उनकी प्रेमी मंडली या शाम की बारिश? सही उत्तर है भगत जी का और उनकी प्रेमी मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के समय भगत जी के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र रहता था? वाद्य यंत्र यानी बजाने का डिवाइस जिससे संगीत का हो। तो भगत सिंह जो है संगीत के समय जब वे गाना बजाने का काम करते थे तो क्या बजाते थे? ढोलक और मंजीरा, खंजड़ी और करताल, सितार और गिटार या हारमोनियम?
प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है खंजड़ी और करताल। खंजड़ी जो है वो एक तरीके का ढोलक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के दौरान भगत जी का मन किस पर हावी हो जाता था? संगीत के दौरान भगत जी का मन किस पर हावी हो जाता था? उनके काम पर, उनके परिवार पर, उनके तन पर या गांव वालों पर? प्यारे बच्चों सही उत्तर है उनके तन पर। यानी जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो गाते गाते इतने जोश में आ जाते थे कि वह जो संगीत था उनके शरीर पर हावी हो जाता था और वे उठकर नाचने लगते थे। पहले तो बैठकर गाते थे, फिर जब तन पर हावी होता तो उठकर नाचने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो बताइए यह इसका सही उत्तर उनकी पहली तीर्थ यात्रा से, उनके इकलौते बेटे की मृत्यु से, उनके पतोहू के आने से या अच्छी फसल होने से। सही उत्तर है उनके इकलौते बेटे की मृत्यु से। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने गाना गाया, बजाया और नाचा, सब कुछ। फिर उस दिन उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष सबको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी ने अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से कराई थी? बहुत अमीर लड़की से, सुभग और सुशील लड़की से, अनपढ़ लड़की से, अपने रिश्तेदार की लड़की से? प्यारे बच्चों सही उत्तर है सुभग और सुशील लड़की से शादी कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभग शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने देखा कि सुभग लड़की थी उनकी पतोहू, तो आखिर सुभग का अर्थ क्या है? सुंदर या भाग्यशाली, बदसूरत, चालाक या सुस्त? प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा सुंदर। बाल गोविंद भगत की पतोहू बहुत ही सुंदर थी और साथ में उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को दुनियादारी से किसने मुक्त कर दिया था? यहाँ देख सकते हैं प्रबंधिका लिखा हुआ है। यदि किसी पुरुष के लिए होता तो प्रबंधक होता। यहाँ प्रबंधिका है यानी किसी स्त्री की बात हो रही है और उनके घर में उनकी पतोहू एक वह प्रबंधिका थी जिन्होंने बाल गोविंद भगत को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल रखा था। तो उनकी पतोहू को हम लोग सही ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी के अनुसार निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार कौन होते हैं? बाल गोविंद भगत जी कहते हैं कि जो कम दिमाग वाले होते हैं, जो बोदा होते हैं, उनको अधिक प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है हम लोगों से। तो सही ऑप्शन है जो सुस्त और बोदा या कमज़ोर हो उसकी निगरानी अधिक होनी चाहिए और वह अधिक मोहब्बत के हकदार हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत बेटे के शरीर पर क्या बिखरा हुआ था? बाल गोविंद भगत का बेटा जब मरा तो उसके बेटे की लाश के ऊपर क्या बिखरा हुआ था? जेवर और सिक्के, फूल और तुलसी दल। दल का अर्थ होता है पत्ता, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए। तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता। रंग गुलाल, नए कपड़े। प्यारे बच्चों जब उनका बेटा मरा तो उनके लाश के ऊपर फूल और तुलसी का पत्ता बिखरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु पर भगत जी पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे? जब बाल गोविंद भगत के बेटी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पतोहू से क्या कहा? शांत रहने को कहा, उत्सव मनाने को कहा, तीर्थ जाने को कहा या खाना बनाने को कहा? प्यारे बच्चों सही ऑप्शन है उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत के अनुसार जब कोई इंसान मरता है तो वह अमर हो जाता है, मानो उनका आत्मा बिखरा हुआ था, वो जाके परमात्मा से मिल जाता है। इस मिलन के अवसर पर हम सबको दुखी ना होकर खुश होने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस बात को मानते हुए वे अपने पतोहू से कहते हैं कि पतोहू तुम इस अवसर पर उत्सव मनाओ यानी खुशी मनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विरहनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पतोहू के लिए, भगत जी के लिए, शरीर से निकली आत्मा के लिए, गांव की महिलाओं के लिए? प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है शरीर से निकली आत्मा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी ने पतोहू से ही मुखाग्नि क्यों दिलाई? क्योंकि जब उनका बेटा मरा तो जब उनको आग दिलाया गया तो उनकी
पतोहू से ही आग दिलाया गया था। ऐसा क्यों किया गया? पहला ऑप्शन है, उनका कोई दूसरा बेटा नहीं था, वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वे स्वयं बीमार थे, पंडित जी ने ऐसा कहा था। प्यारे बच्चों, सही ऑप्शन है, वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। कहने का अर्थ यह है कि समाज में बनी बनाई एक परंपरा थी, जिन पर वे चोट करना चाहते थे। वे यह दिखलाना चाहते थे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज के द्वारा बनी बनाई परंपरा ही सही हो और उसका अनुपालन किया ही जाए। इसलिए उन्होंने अपने पतोह से ही उनके बेटे को मुखाग्नि दिलाया, ये कहते हुए कि उनका सबसे अधिक हक रहा है उनके ऊपर, तो उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत जी ने क्या ठोस निर्णय लिया? श्राद्ध यानी क्रियाक्रम का जैसे ही यह समय पूरा हो गया तो बाल गोविंद भगत ने कुछ निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? खुद संन्यास लेने का, पतोहू को मायके भेजने और उसकी दूसरी शादी कराने का, घर बेचने का या गांव छोड़ने का? प्यारे बच्चों, सही उत्तर है पतोहू को मायके भेजने का, कि अब मेरा बेटा नहीं रहा, अब तुम घर चली जाओ और वहाँ जा कर के फिर शादी कर लो। के भाई के साथ ये भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतोहू भगत जी के चरणों से अलग क्यों नहीं होना चाहती थी? पतोहू बहुत सुभग थी, सुशील थी, संस्कारी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में बाल गोविंद भगत को वो छोड़ करके जाएं और बाल गोविंद भगत को बुढ़ापे परेशानी हो। वो यह सोचती थी कि ससुर है मेरा, बूढ़ा हो गया है, यदि इस समय इनको थोड़ी सी पानी की भी ज़रूरत हो दवा खाने के लिए तो कौन ला करके देगा? इसलिए वो उनका देखभाल करने के लिए उसी घर में रहना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उन्हें घर से जाने के मजबूर कर दिया। तो प्रश्न यही है कि पतोहू भगत जी के चरणों में, चरण यानी पैर से अलग क्यों नहीं होना चाहते थे? सही उत्तर है, बुढ़ापे में भगत जी की सेवा और भोजन की चिंता के कारण वे ऐसा करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी। यानी वे हमेशा चाहती थी कि मैं अपने ससुर के यहाँ रहूं, उनकी देखभाल करूं, क्योंकि अब वो बहुत ही उम्र दराज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुल्लू भर पानी देना मुहावरे का क्या संदर्भ है? चुल्लू भर पानी देना एक मुहावरा है प्यारे बच्चों। मुहावरा हम लोग जानते हैं, ऐसे शब्दखंड होते हैं जो सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ देते हैं, यानी जो लिखा हुआ होता है वही उसका अर्थ ना होकर के कोई खास और विशेष अर्थ होता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो चुल्लू भर पानी देना, इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यास लगना, बीमारी या बुढ़ापे में थोड़ी सेवा और सहायता करना, नदी में नहाना या पानी की बर्बादी करना। तो चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है, बताइए प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर होगा बीमारी या बुढ़ापे में थोड़ी सेवा और सहायता करना। यहाँ पर ये समझा देते हैं, ये संदर्भ में प्रयोग किया गया है, अर्थात जो बाल गोविंद भगत की बहू थी वे ये कहना चाहती थी कि मेरे जो ससुर हैं वो बूढ़े हो गए हैं, उनको यदि पानी की भी ज़रूरत होगी तो थोड़ी सी पानी भी कोई ला कर देने वाला नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि चुल्लू भर पानी भी कौन देगा, अर्थात उनकी सेवा से ये बात जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की आखिरी दलील क्या थी? वे उसे मायके छोड़ आएंगे, वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे, वे उसे संपत्ति नहीं देंगे, वे पुलिस बुला लेंगे। भगत जी ने आखिरी दलील यह दिया कि, क्या दिया बताइए, कि अगर उनकी पतोहू घर नहीं गई तो बाल गोविंद भगत खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लिए गंगा स्नान से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? रास्ते का भोजन, संत समागम और लोक दर्शन, व्यायाम या पैसे बचाना? प्यारे बच्चों, संत समागम उनके गंगा स्नान से भी महत्वपूर्ण होता था। संत समागम यानी संतों की संगति, उनके साथ मिलना जुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा स्नान के लिए जाते समय भगत जी रास्ते में क्या बजाते थे? ढोलक, बांसुरी, खंजड़ी, डमरू? प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ये जो बाल गोविंद भगत थे वो हमेशा खंजड़ी ही बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु को संभल लेने का क्या हक? यहाँ संबल शब्द का अर्थ बताइए।
पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को बता चुका है। यह जो क्वेश्चन संबल है इसका अर्थ है सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी अपनी गंगा यात्रा के दौरान उपवास क्यों रखते थे? उनके पास पे उपवास यानी वे भूखा रहते थे, जैसे रमज़ान में लोग उपवास रहते हैं, खाते पीते नहीं हैं। ऐसे उपवास में भी कई वैरायटी है, किसी किसी उपवास में कुछ खाना पीना भी होता है, उन्हें खाना तो नहीं शायद पीना होता है। तो यहाँ भगत जी अपनी गंगा यात्रा के दौरान जब गंगा जाते थे स्नान करने के लिए गंगा नदी, तब वे उपवास क्यों रखते थे? उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए। वे एक सच्चे साधु की तरह आचरण करते थे, डॉक्टर ने मना किया था, या उन्हें भूख नहीं लगती थी? प्यारे बच्चों, वे एक सच्चे साधु की तरह व्यवहार करने के लिए वे इस चीज़ को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम यात्रा से लौटने के बाद भगत जी को क्या हुआ? चोट लग गई, बुखार आने लगा, वे बहुत मोटे हो गए, या उनकी आवाज़ चली गई? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जब बाल गोविंद भगत अंतिम बार गंगा स्नान करके आए तो उन्हें बुखार आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे तागा टूट गया हो, लेखक कहते हैं ये मरने से पहले दिन की संध्या को जब वो ये गा रहे थे तो उसके बारे में कह रहे हैं लेखक कि ऐसा लग रहा था मानो तागा यानी धागा टूट गया हो और जो स्वर है उसमें वो कशिश ना हो। तो ये इसका यह किसके लिए कहा गया था? तो ये उनके अंतिम समय के संगीत की आवाज़ के लिए कहा गया था लेखक के द्वारा कि जब वो अंतिम समय में गा रहे थे तो गाने में वो पहले जैसा सुरूर ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजर शब्द का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, इसके बारे में पहले ही दूसरे बता चुका हूँ। पंजर का अर्थ है मृत शरीर, लेकिन इस कहानी के अनुसार बाल गोविंद भगत का मृत शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीने शब्द का पाठ के संदर्भ में क्या अर्थ है? जीने, प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बिंदी होना चाहिए था जौ के नीचे, नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, किताब में यदि आप देखेंगे तो जौ के नीचे एक बिंदी लगा होगा, जीने उसको पढ़ा जाएगा। तो इस शब्द का अर्थ क्या है इस कहानी के संदर्भ में बताना है। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है सीढ़ी। जब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं वहाँ बताया जाता है कि बाल गोविंद भगत गाते हैं और उनका जो एक एक शब्द है ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग तक पहुँच रहा है जीने के जरिए। और यहाँ पे जीना जो है वो सीढ़ी के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ में किस प्रकार के सामाजिक सुधार की बात की गई है? बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह समर्थन और रूढ़िवाद का अंत, शिक्षा का प्रचार या वृक्षारोपण? प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत अपने इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से वे विधवा विवाह यानी एक बार किसी औरत का पति मर जाने के बाद दोबारा शादी कराने पर का जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता शब्द के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? एक चिन्ह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस माइनस चिन्ह को क्या कहेंगे? माता पिता शब्द दोनों के बीच में लगा हुआ है, इस शब्द को हम योजक चिन्ह, प्यारे बच्चे, जब हम लोग दो शब्दों को जोड़ने के प्रयोग करते हैं तो योजक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी वोटी में ओटी किस प्रकार का शब्द है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को दो शब्द समझना पड़ेगा। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो यहाँ रोटी और ओटी में यदि हम लोग देखें तो रोटी तो एक सार्थक शब्द है क्योंकि रोटी एक संज्ञा है, हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, लेकिन ओटी कोई शब्द नहीं है। इसलिए हम इस प्रश्न के अनुसार ओटी के बारे में कहेंगे कि इस प्रश्न में जो ओटी है वह निरर्थक शब्द है, यानी ओटी का कोई अर्थ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर नीचे और छोटा बड़ा में किस आधार पर योजक चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह जो बीच में लगा हुआ है माइनस के रूप में, योजक चिन्ह, ये दोनों योजक चिन्ह किस आधार पर लगाया गया है? तो यहाँ पर बस गौर करने की ज़रूरत है। पहला जो ऊपर है इसका भी एक अर्थ है और बाद में जो नीचे है इसका एक अर्थ है। यहाँ छोटा है इसका भी एक अर्थ होता है, बड़ा है इसका भी एक अर्थ होता है, यानी सभी शब्द इसमें क्या है? सार्थक शब्द हैं। फिर लगाया किस आधार पे है? तो यहाँ पे लगाया हुआ है
विपरीतार्थक शब्द के आधार पर लगाया है। ऊपर नीचे उल्टा शब्द है, छोटा बड़ा आपस में उल्टा शब्द है, तो ये उल्टा शब्द के आधार पे यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक के नाम को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी पुस्तक का नाम, हम कोई कहानी लिख रहे हैं, लिखते लिखते बीच में कहीं किसी किताब का संदर्भ लिखना है, तो उस किताब का नाम को जो लिखेंगे तो हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करके उस किताब का नाम को लिखेंगे? प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह के बारे में अभी हमने बताया कि एक माइनस जैसा सिंबल होता है, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? तो एक ऊपर से डंडा दे के उसके नीचे एक बिंदी यदि आप दे देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। और इसी तरीके से इसको, ये जो दो सिंबल आप देख रहे हैं, ये डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और यहाँ दोनों साइड से यदि एक एक करके दिया हुआ हो तो इसे हम गहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो अब तो हम लोग समझ गए सारे चिन्ह में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि किसी पुस्तक का नाम यदि हम पर किसी रेफरेंस के रूप में बताना चाहते हैं उस पुस्तक को, तो उसमें हम एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, यानी किताब का नाम लिखने के बाद दोनों ओर से इस का कोमा ऊपर में लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन विश्व की संपत्ति है। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? जीवन विश्व की संपत्ति, बताइए इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग जोड़ डालते हैं, यहाँ पे चिन्ह डालते हैं। देख सकते हैं कि ये डबल है, तो ये दोहरा कहलाएगा, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र किसे कहते हैं? साहित्य की एक विधा है जिसके जरिए से किसी बात को कहानी के रूप में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन पर खासकर। तो यहाँ सही ऑप्शन बताइए, केवल चित्र बनाना। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या दृश्य का सजीव चित्रण, कविता लिखना या कहानी सुनाना। सही उत्तर है शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या दृश्य का सजीव चित्रण, यानी इस तरीके से एक कहानी को लिखना किसी व्यक्ति के ऊपर, मानो वह व्यक्ति जीवित हमारे सामने साक्षात दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश शब्द का अर्थ क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, एक प्रकार का नुकीला घास होता है, इसको हम लोग कुश बोलते हैं। इसी का चटाई बना करके ये बाल गोविंद भगत जो है पर बैठने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजड़ी का आकार कैसा होता है? ढोलक के जैसा होता है, डफली जैसा परंतु छोटा होता है, बांसुरी होता है, या थाली जैसा चपटा होता है? प्यारे बच्चों, ये डफली के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है खंजड़ी का बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाप शनाप में कौन सा शब्द सार्थक है? अभी मैंने आपको बताया था, सार्थक यानी जिसका अर्थ हो, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। तो अनाप और शनाप, ये दोनों में, अनाप तो एक सार्थक शब्द है, इसका कोई मीनिंग है, लेकिन शनाप का कोई अर्थ नहीं होता है, यह निरर्थक है। तो सॉरी, हमें यहाँ पे सार्थक चुनना था, तो हम अनाप को चुन लेंगे। अनाप एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का संगीत क्या जगा रहा था? लोगों का गुस्सा, सोता हुआ संसार, पक्षियों को या जानवरों को? सही उत्तर है सोता हुआ संसार को जगा रहा था। कौन? बाल गोविंद भगत अपने संगीत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में किस ऋतु की रिमझिम का वर्णन है? किस मौसम के बारिश के बारे में वर्णन किया है बाल गोविंद भगत वाले पाठ में? बताइए, वो वसंत, या आषाढ़ की वर्षा, या शरद वर्षा, या फिर ग्रीष्म? तो इसका सही उत्तर है आषाढ़ की वर्षा के बारे में चर्चा किया गया है इस कविता में, इस कहानी में, इस रेखा चित्र में। प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे जवाब याद कर रहे हों, और अब तक यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका थैंक यू। बस कमेंट में जाइए और 100 टाइप कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं तक आप इस देख रहे थे और आपने हमारी इस बात को सुना भी है कि 100 का कमेंट करना है। आप कमेंट कर तो आपको हार्ट देंगे, आपके कमेंट पर रिप्लाई भी करेंगे।
अब चलिए, अभी भी हमारे सामने 150 और क्वेश्चंस हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आप सबसे कहा है कि आप बस यकीन रखिए, हर चैप्टर का मैं इतना प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। यदि आप लोग कहेंगे तो हर चैप्टर से, जैसे मैंने किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है, लेकिन आप यदि कमेंट करते हैं तो मैं उस 200 प्रश्न बनाकर ही आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ। आप कहेंगे तो एक ही चैप्टर से 300-400 क्वेश्चन करा सकता हूँ। प्यारे बच्चों, आप कई दिन पढ़ें, लेकिन आप इतना याद नहीं कर पाएंगे जी। आप एक वीडियो को देख सकते हैं। आपको बस वीडियो में बने रहना है। जो आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं आप सुन करके भी याद कर सकते हैं। और एक बार आपको याद हो जाए, परीक्षा में भी याद रहेगा, और वहाँ जा कर के आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। इसलिए बस आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को देखते रहें और क्वालिटी पे ना जाएं। नया नया वीडियो है, आपको कुछ कमी नज़र आएगी ही, लेकिन आपको क्वालिटी पे नहीं, कंटेंट पे जाना है और सवालों को याद करना है। इन सवालों को याद, सवाल जवाब को याद करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, वहाँ आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे सामने कुल 150 प्रश्न रह गए हैं जिनका प्रैक्टिस हमें अभी करना है। चलिए, 101वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? शोर, जादू, साधारण गीत या उपदेश? प्यारे बच्चों, ने लेखक ने जादू कहा है। ये बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? कहानी में ये लिखा हुआ है ना, आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजड़ी की किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइए? तो खंजड़ी एक डफली के ढंग का छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र का मतलब हुआ म्यूजिक निकालने वाला डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादो की आधी रात में भगत जी का कौन सा गीत गूंजता था? भादो की आधी रात में भगत जी का कौन सा, भादो यानी भाद्रपद का महीना, इसमें आधी रात को बाल गोविंद भगत कौन सा गाना गाते थे? तो वे गाते थे, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी रात को वे लोगों को अपने गाने के माध्यम से कहते थे कि तुम सो रहे हो, जरा जागो, देखो कहीं ऐसा तो ना नहीं है कि लोग तुम्हारा सामान चोरी करके ले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक मास आने पर भगत जी क्या शुरू करते थे? शुरू में ही हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कार्तिक महीना से वे अपनी प्रभातियां शुरू कर देते थे और फागुन के महीने तक वो इस प्रभाती को करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाती शब्द का अर्थ क्या है? तो रात का गीत, सुबह गाए जाने वाला गीत, विदाई का गीत, या फिर फसल काटने का गीत? का सही उत्तर होगा सुबह गाए जाने वाले भजन। इसको हम प्रभाती कहते हैं, सुबह गाए जाने वाले भजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी सुबह स्नान के लिए गांव से कितनी दूर जाते थे? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील या 5 मील? सही उत्तर है 2 मील जाते थे, सुबह स्नान करने के लिए 2 मील जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो नहाने का सिलसिला था वो एक दिन का नहीं था, वो हमेशा नहाते थे। जिस दिन उनका देहांत हुआ उससे पहले दिन भी वे नहा करके आए थे, इतने बीमारी में भी। यानी वो किसी भी हालत में अपना दिनचर्या बदलने को तैयार नहीं थे। लोग कहते थे कि बाल गोविंद भगत जी, आपको अपना दिनचर्या बदलना होगा, अब तक आपने जो किया किया, लेकिन अब आपको अपने शरीर को आराम देना होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, अपने तरीके से वो करता ही रहा। तो जो ये 2 मील दूर जाते थे, वहाँ से नहा करके आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ की कड़कड़ाती ठंड में भगत जी कहाँ बैठकर गाते थे? घर के भीतर, मंदिर के बरामदे में, पोखर के ऊंचे भिंडे पर, या पेड़ के नीचे? बताइए, माघ की कड़कड़ाती ठंड में भी वे कहाँ बैठते थे? तो पोखर के ऊंचे भिंडे पर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संगीत के दौरान भगत जी किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे? प्यारे बच्चों, मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है इस कहानी में। आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी को ही हमने एमसीक्यू बना दिया है, हर एक शब्द से क्वेश्चन बना दिया। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आपको हर एक बात याद हो जाएगा कहानी से रिलेटेड। तो संगीत के दौरान भगत जी जब गाते थे तो वो किस ओर मुंह करके बैठते थे, बताइए? पूरा उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर?
सही उत्तर है वे पूरब की ओर मुंह करके बैठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोही लग गई थी, इस वाक्य में लोही शब्द का अर्थ क्या है? लोहे का छड़, सुबह की ललिमा या दीपक की बाती, शाम का धुंधलका। तो सही उत्तर है सुबह की ललिमा को लोही कहा जाता है। आकाश में लोहे की लालिमा को कौन सा तारा बढ़ा रहा था? ध्रुव तारा, शुक्र तारा, सप्तर्षि, मंगल तारा। प्यारे बच्चों सही उत्तर है शुक्र तारा जो है, शुक्र तारा जो है वो लालिमा को बढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी का इकलौता बेटा कैसा था? तो बहुत ही सुस्त था और बोधा जैसा था। बोधा शब्द का अर्थ क्या है? मोटा, बुद्धिमान, कम बुद्धि वाला। प्यारे बच्चों बिल्कुल कम बुद्धि वाला बोधा शब्द का अर्थ होता है। भगत जी ने अपने बेटे की शादी किससे की थी? तो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से कराई थी। बेटे की मृत्यु पर भगत जी ने उनके शव को कहाँ लिटाया था? बिस्तर पर, आंगन में, चटाई पर, छत पर, बाहर सड़क पर। प्यारे बच्चों आंगन में चटाई पर लिटाया था के बेटे को मरने के बाद। भगत जी ने शव के ऊपर क्या बिखरा था? फूल और तुलसी दल। और दल का अर्थ मैंने पहले बताया पत्ता होता है। प्यारे बच्चों फूल और तुलसी दल बिछाया था किसके ऊपर? उनके बेटे के लाश के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे की चिता को आग किसने दी? बेटे की चिता को, चिता यानी लाश को आग किसने दी? तो उनकी पतोहू ने खुद दी। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत जी ने पतोहू को किसके साथ भेजा? श्राद्ध यानी क्रियाक्रम का जब काम खत्म हुआ तो फिर उनके पतोहू को वो भेज दिया। किसके साथ भगत जी ने भेजा? तो उस उनके पतोहू के भाई के साथ भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी ने पतोहू के भाई को क्या विशेष आदेश दिया? ये उसकी शादी कर देना, मेरी पतोहू का ले जाकर के शादी कर देना, क्योंकि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतोहू भगत जी को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि भगत जी का वो सेवा करना चाहती थी बुढ़ापे में, इसलिए वह घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंत समय में थोड़ी सेवा करना। इस कहानी के अनुसार अंत समय में थोड़ी सी सेवा करना। कहने का अर्थ है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू उनका सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? कि यदि उनकी पतोहू नहीं जाती है तो भगत जी खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितनी दूर जाते थे? तो लगभग 30 कोस दूर जाते थे, हर वर्ष जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ से स्नान करके आते थे। 30 कोस दूरी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबल शब्द का अर्थ क्या है? 100 से संबल और 100 से सहारा। तो संबल का अर्थ है सहारा। गंगा स्नान की यात्रा में भगत जी को कितने दिन लगते थे? 1-2 दिन लगते थे या फिर 4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। प्यारे बच्चों गंगा स्नान की यात्रा जो कि 30 कोस दूर हुआ करता था, जाने आने 4-5 दिन लग जाता था। अंतिम बार गंगा स्नान से लौटने पर भगत जी को क्या हुआ? वे बहुत खुश थे, उन्हें बुखार हो गया था। जब अंतिम बार वे गंगा से स्नान करके आए वे बुखार से पीड़ित हो गए थे। भगत जी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बीमारी के बावजूद नियम पालन करते हुए स्वाभाविक मृत्यु हुई। बीमार तो थे लेकिन वे अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किए और उस दिनचर्या का पालन करते रहे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। पंजर शब्द का अर्थ क्या है? पंजर शब्द का अर्थ है मृत शरीर या अस्थि पंजर। प्यारे बच्चों पंजर पढ़ा रहा, हम सब ने पढ़ा है कहानी। रेखा चित्र विधा की क्या विशेषता है? इन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या दृश्य का सजीव अंकन किया जाता है रेखा चित्र के द्वारा। रेखा चित्र एक विधा है किसी साहित्य को लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्यारे बच्चों माता और पिता के बीच में एक माइनस का सिंबल हम सब नजर आ रहा है। तो ये माइनस का जो सिंबल है इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ऊपर नीचे में योजक चिन्ह किस आधार पर लगाया गया है? ऊपर नीचे में, ऊपर और नीचे ये उल्टा शब्द है, हम सब देख सकते हैं, तो हम कहेंगे विपरीतार्थक शब्द के आधार पर इनके में
ये जो योजक चिन्ह है वह लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी ओटी में ओटी किस प्रकार का शब्द है? सार्थक है, निरर्थक है, संज्ञा या विशेषण? तो रोटी और ओटी में रोटी एक सार्थक शब्द है, इसका एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन ओटी शब्द जो है इस ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब हो गया ये निरर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों यानी जैसा जैसा है बिल्कुल वैसा लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी के कथन को, किसी के कहे गए बात को हूबहू यदि हम अपनी कहानी में या अपने लेख में लिखना चाहते हैं बीच में कहीं पर, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह से उसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के नाम या लेखक के उपनाम के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? लेखक के उपनाम, पुस्तक के नाम, इसके लिए कौन सा जो चिन्ह है वो प्रयोग होता है? इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है गहरा उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमली शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि बाल गोविंद भगत जी काली कमली ओढ़े रहते थे और गाते थे ठंडी के मौसम में। तो काली कमली यानी कंबल होता है कमली का। निस्तबद्धता का अर्थ क्या होता है? इसके बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं। निस्तबद्धता का मतलब होता है सन्नाटा या शांति। आवृत्य का अर्थ भी हम लोग पहले जान चुके हैं, आवृत्य यानी ढका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने शब्द का अर्थ क्या है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सीढ़ी। प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पहले कई क्वेश्चंस कर लिया है, इस वजह से अब जब कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से उसका जवाब हमारे जहन आ जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यकीन मानिए, बस इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहें। एक वीडियो आपको देखना है, यदि 1 घंटा होता है या 1 घंटा से अधिक होता है, तो आपको यह भी देखना है कि तैयारी भी आपका एक चैप्टर का हो जाता है और इससे आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए बस आपको थोड़े से दिन में समय देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सुभग शब्द का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, फिर से देखिए क्वेश्चन है, सुभग यानी सुंदर होता है। प्यारे बच्चों, कुश शब्द का अर्थ क्या है? कुश एक प्रकार का नुकीला घास होता है, उसे हम लोग कुश कहते हैं। उसकी चटाई बना करके बाल गोविंद भगत उसके ऊपर बैठ करके गाना गाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधरतिया शब्द का अर्थ क्या है? अधरतिया यानी आधी रात को हम लोग अधरतिया कहते हैं। पुरवाई शब्द का अर्थ क्या है? पुरवाई यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवा। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तुलसीदास, कबीर, सूरदास या मीराबाई? प्यारे बच्चों, वे कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई गीतों को गाते भी थे। भगत जी की वेशभूषा क्या थी? उनका पहनावा, उनका हुलिया कैसा था? तो बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे और लंगोटी और टोपी भी पहनते थे, कबीरपंथी वाली टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के अनुसार साहब का दरबार जो था, साहब का दरबार उनके घर से कितना दूर था? उनके घर से 4 कोस दूर था साहब का दरबार। बाल गोविंद भगत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बाल गोविंद भगत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि खेती छोड़ देना चाहिए, बाहरी आडंबर यानी दिखावा की जगह पवित्र आचरण यानी व्यवहार ही सच्चा धर्म है, संन्यास लेना जरूरी है, या सामाजिक नियमों को कभी नहीं बदलना चाहिए? सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, बाहरी आडंबर यानी बाहरी दिखावा करने के बजाय यदि हम अपने व्यवहार में शुद्धता लेकर के आते हैं तो यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। ईश्वर को मानने का सबसे अच्छा साधन होता है, उसको पाने का अच्छा साधन होता है। बाल गोविंद भगत के संगीत का प्रभाव हलवाहों पर क्या पड़ता था? हलवाहा मतलब जो हल चलाते थे खेतों में, तो जब बाल गोविंद भगत गाते थे, इनका क्या असर होता था इन हलवाहों पर? तो ये हलवाहे काम बंद कर देते थे, उनके पैर ताल से उठने लगते थे, वे सो जाते थे, वे भाग जाते थे। प्यारे बच्चों, उनके पैर ताल से उठने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर सबसे अधिक मुग्ध था? उनकी खेती पर,
उनके मधुर गान पर, उनके घर पर, या फिर उनकी वेशभूषा पर? तो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर सबसे अधिक मुग्ध था? तो उनके गायन पर, जो वे गाते थे, मधुर मीठी आवाज़ में गाते थे, अच्छा लगता था, लोग उसको सुनते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह विचार भगत जी ने कब व्यक्त किया था? जब उनकी बेटी की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा, रोने की क्या बात है पतोह, ये तो उत्सव का समय है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास जा कर के मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य, इस शब्द के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? अभी तक तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में सजीव वर्णन किया जाता है। यानी ऐसा वर्णन मानो वह व्यक्ति हमारे सामने ही आ गया है और हम उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत का रंग रूप कैसा था? काला कलूटा आदमी था, गोरा चिट्टा था, सांवला था, तो या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, वह गोरा चिट्टा आदमी था बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की दाढ़ी और जटाओं के बारे में क्या सत्य है, बताइए। वे लंबी दाढ़ी रखते थे? नहीं नहीं, बाल गोविंद भगत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। वे जटाजूट पर भी यकीन नहीं करते थे, तो वे रोज बाल कटवाते थे। वे लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। तो सही उत्तर यही कि उनको लंबी दाढ़ी भी नहीं और जटाजूट भी नहीं था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की कमर में क्या रहता था? धोती, पैंट, केवल एक लंगोटी या पाजामा? सही उत्तर है केवल एक लंगोटी होता था उनके कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनपटी टोपी का संबंध किस पंथ से है? तो कनपटी टोपी का जो संबंध है वो कबीर पंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर चंदन का टीका कहाँ से शुरू होता था? नाक के एक छोर से, भौहों के छोर, भौहों के बीचों बीच, भौं किसको कहते हैं? आँख के ऊपर में जो कुछ बाल आए हुए रहते हैं उसको भौं कहते हैं। सिर के ऊपर से, गले से, तो सही उत्तर होगा नाक के एक छोर से उनका ये चंदन का टीका देखने को मिलता था। भगत जी के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? तो उनके गले में तुलसी की माला होती थी, तुलसी के जड़ों की। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत की परिभाषा क्या थी? तो वे एक गृहस्थ थे जो साधु के गुणों से युक्त था। थे तो गृहस्थ, शादीशुदा इंसान थे, खेती-बाड़ी करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन जीवन साधु के जैसा था। भगत जी की दो टूक बात करने की आदत क्या दर्शाती है, बताइए। तो उनकी ईमानदारी और अस्पष्टवादिता। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी तेज होती है और वे मुंह के सामने बोलने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहब के दरबार में भेंट देने के बाद भगत जी को क्या मिलता था? तो प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ अनाज वापस मिल जाता था। आषाढ़ के समय खेतों में कलेवा लेकर कौन बैठी रहती थी? तो आषाढ़ के महीनों में जो औरतें होती थी वो नाश्ता वगैरह ले जा कर के खेत के मेड़ पर बैठी रहती थी। भगत जी की संगीत को सुनकर हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो हलवाहों के पैर बिल्कुल सुर ताल से उठने लगते थे। धान की रोपनी के समय भगत जी की उंगलियां कैसे चलती थी? तो एक वह क्या है, एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। धान रोपने के समय भगत सिंह का जो उंगली हुआ करता था वो बहुत ही अजीब क्रम से चलने लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादों की रात में आकाश कैसा होता था? बादलों वाला और अंधेरा, तारों भरा, चांदनी रात, या बिल्कुल साफ होता था? तो बादलों भरा जो ये होता था, रात हुआ करता था भादों के समय में। गोदी में पियावा चमक उठे सखियां, इस गीत में पियावा का अर्थ क्या है? तो पति या फिर ईश्वर। जब सारा संसार सोता था तब बाल गोविंद भगत का क्या जागता था? तो उनका संगीत जागता था। यानी लोग निस्तब्धता में, सन्नाटे में सो जाते थे, लेकिन बाल गोविंद आने लगते थे उसी समय में। प्रभातियां किस महीने तक चला करती थी?
प्रभातियाँ किस महीने तक चला करती थी? आषाढ़, भादों, कार्तिक से फागुन तक या माघ तक? तो किस महीने तक चलती थी? कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलता था। 3-4 बार आ चुका है प्यारे बच्चों। सुबह नदी स्नान के बाद भगत जी कहाँ गाना गाते थे? पोखर के भिंडे पर बैठ जाते थे और वहां पर गाना गाते थे। जाड़े के दिनों में भगत जी की कमली बार बार कहाँ से सरक जाती थी? कमर से, हाथों से या सिर से, कंधे से? सिर से जो कमली है यानी कंबल सरक जाया करती थी और उनका जो चंदन टीका था वो दिखाई देने लगता था। श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? तो इसे हम मेहनत पसीने की बूंद को हम कहते हैं श्रम बिंदु। के बाद आता है गर्मियों की संज्ञा में भगत जी के साथ और कौन जुड़ जाते थे? संझा यानी शाम। गर्मियों के शाम में भगत जी के साथ उनके जो प्रेमी मंडली होते थे, ऐसे लोग जो उनके साथ गाना बजाना पसंद करते थे, वैसे लोग आकर के जमा हो जाते थे। संगीत के प्रभाव से अंत में बाल गोविंद भगत क्या करने लगे थे? सोने लगे थे, रोने लगे थे, नाचने लगे थे या मौन हो जाते थे? प्यारे बच्चों, जब वो गाते थे तो गाते गाते उनका जो स्वर होता था, जो लय होता था, वो मन से तन पर हावी हो जाता था और वे नाचने लगते थे। भगत जी ने अपने बेटे को बोधा होने के कारण अधिक प्यार क्यों किया? क्योंकि ऐसे लोग अधिक निगरानी और मोहब्बत प्यार के हकदार होते होते हैं। ऐसा बाल गोविंद भगत जी का मानना था कि बोधा लोगों को अधिक प्यार, बेवकूफ़ बेटा थोड़ा जो कम दिमाग वाला होता है उनको अधिक प्यार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु होने पर भगत जी ने क्या किया? तो शोर मचाया, चुपचाप सो गए, तो उन्होंने गीत गा करके इस पल को भी उत्सव में बदल दिया। भगत जी ने पतोह को रोने के स्थान पर क्या मनाने के लिए कहा? खुशी मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए कहा। मुखाग्नि यानी मुख में आग देने का जो रिवाज है, रस्म है, वो भगत जी ने किससे करवाई थी? प्यारे बच्चों, अपनी पतोह से ही इस काम को कराया कि मेरी पतोह का सबसे ज़्यादा अधिकार अपने पति पर है, मेरे पर है। पतोह के भाई को भगत जी ने क्या करने का आदेश दिया? पतोह को पीटने का, पतोह की दूसरी शादी करने का, उसे घर में कैद करने का? सही उत्तर है उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया कि आप अपनी बहन को ले जाओ और दूसरी शादी कर देना। आखिरी दलील के रूप में भगत जी ने क्या कहा? क्या आप चली जाओ वरना मैं ही चला जाऊंगा, यदि वो नहीं जाएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा स्नान के लिए जाने वाली यात्रा की दूरी कितनी थी? 10 कोस, 20 कोस, करीब 30 कोस, 40 कोस, कितनी थी जो गंगा? लगभग 30 कोस दूर थी। 30 कोस चल करके गंगा स्नान के लिए जाते थे, वह भी पैदल। 4-5 दिन का समय लगता था वहाँ जाने आने। भगत जी तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन कहाँ करते थे? प्यारे बच्चों, घर से खाकर जाते और वापस घर आके खाते थे, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, वो उपवास रहते थे। अंतिम यात्रा से लौटने के बाद भगत जी को क्या हुआ? तो उन्हें बुखार हो गया, वे बीमार हो गए और लेकिन अपने दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। जैसे पहले वे अपने दिनचर्या को अपनाते थे, जो जो काम वो पहले करते थे बीमार होने के बाद भी उन सभी कामों को करते रहे। जैसे तागा टूट गया हो, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? भगत जी के अंतिम समय के कमज़ोर संगीत के लिए लेखक कहते हैं कि अंतिम समय में ऐसा लग रहा था मानो धागा टूट गया हो और सुर में वो सुरूर न था। भोर में लोगों ने कब गाना नहीं सुना तो जाकर क्या पाया? भोर में लोगों ने जब गाना नहीं सुना तो जाकर के क्या पाया? तो भगत जी का लाश पड़ा हुआ था, देखा कि उनका देहांत हो गया। कमली शब्द का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, कंबल होता है। कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है? सुबह का नाश्ता को कलेवा कहते हैं, जो खेतों में मजदूरों को दिया जाता है। निस्तबद्धता शब्द का अर्थ क्या होता है? निस्तबद्धता यानी सन्नाटा, सुनसान को हम निस्तबद्धता कहते हैं। बोधा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कम बुद्धि वाला होता है उसे हम बोधा कहते हैं। सुभग शब्द का अर्थ क्या होता है? सुभग को हम सुंदर कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है?
तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब दो खंड प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, तो दोनों शब्द, माता भी जो है प्रधान है, यानी इनका अपना अर्थ है, और पिता का भी अपना अर्थ है। दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर नीचे और छोटा बड़ा में योजक चिन्ह लगने का क्या कारण है? तो ये विपरीतार्थक शब्द हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द है, इसलिए इनके बीच में विपरीतार्थक शब्द लगाया, विपरीतार्थक शब्द होने के कारण इनके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। योजक चिन्ह इस साइन को कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। उल्टा पुल्टा शब्द देख रहे हैं, रोटी वोटी भी देख रहे हैं, ये कौन सा शब्द निरर्थक है? तो इसमें जो पुल्टा शब्द है वो निरर्थक है, और जो ओटी शब्द है यह निरर्थक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पुल्टा और ओटी इस ऑप्शन में दिया हुआ है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, जो भी डबल है दिया हुआ, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो जब किसी सेंटेंस को त्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, हूबहू लिखा जाए। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो विशेष पुस्तक, शब्द के लेख या फिर लेखक के उपनाम के लिए इकहरे चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जो दो कोमा होता है ऊपर साइड से, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो शब्द से किसी व्यक्ति या दृश्य का सजीव अंकन करने को रेखा चित्र कहते हैं। साहित्य की एक विधा है। चुल्लू भर पानी देना, इसका अर्थ होता है अंत समय में थोड़ी सेवा या सहायता करना। पूर्वाई शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरब से बहने वाली हवा। बाल गोविंद भगत के अनुसार भक्ति क्या है? तो आचरण की पवित्रता और शुद्धता को ही हम भक्ति कहते हैं। लोही लगने का अर्थ क्या है? तो सूर्योदय से पहले की ललिमा, जब सूरज उगता है उससे पहले हम देखेंगे आकाश की तरफ, पूरब की तरफ थोड़ा लाल हो जाता है, उसे हम लालिमा कहते हैं। संबल का अर्थ होता है सहारा, सौ से संबल, सौ से सहारा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके किसके अनुरूप हुई? तो उनके व्यक्तित्व और नियमों के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई है। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा? क्योंकि वह सबको मुग्ध कर देता था, सबको, सबके मन को एकदम खुश कर देता था सुना करके, अच्छा लगता था लोगों को सुनने में। गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, इस गीत में पियावा का क्या अर्थ है? तो पियावा का अर्थ इसमें क्या है? पति है। के बारे में मैंने पहले समझाया है कि बारिश के समय में जब जब बादल गरजता है, बिजली कड़कती है, तो जो महिलाएं सोई हुई होती है अपने पति के साथ, उन्हें भी ऐसा लगता है एक क्षण के लिए कि वह अकेली सोई हुई है और बिजली के कड़कने पर डर जाती है। लेखक को संगीत पोखरे के ऊंचे भिंडे तक किस ऋतु में लेकर के गया था? तो वह भीषण ठंड में लेके गया था, जो भीषण ठंड माघ के महीने में होता है। उस दिन ये लेखक पोखर तक चला गया था बाल गोविंद भगत को देखने के लिए, क्योंकि वहीं पे आके वो डेली सुबह गाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिला? पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, सबसे उच्चतम शिखर उनका देखने के लिए कब मिला? तो बेटे की जिस दिन मृत्यु हुई, पर तब उस दिन हम लोगों को बाल गोविंद भगत का संगीत साधना देखने को मिला कहानी में। बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे के सिरहाने पर क्या रखा था? तो एक चीरक जलाया था उसके लाश के पास। भगत जी ने अपनी पुत्र वधू को किसके साथ उत्सव मनाने को कहा? गांव वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, या फिर मृत पति की आत्मा के साथ में खुशी मनाने के लिए कहा। प्यारे बच्चों, हम लोग 205 प्रश्न कर चुके हैं। फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। अभी तक यदि आप हमारे साथ हैं, बातों को सुन रहे हैं, कमेंट में जाइए और लिखिए 205 मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। आपका यह कमेंट मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। इसके साथ साथ आपको जो भी सुधार की आवश्यकता है, सकारात्मक कमेंट आप हमें करें, ताकि मेरे पास वह कमेंट कर आप पहुंच जाए और मैं उसे पढ़ सकूं। और जो भी आपको चीज़ सुधार की ज़रूरत लगती है, आप मुझे बताएं और मैं आगे के वीडियोज़ में सुधार भी करूं। जिनका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, उनका कमेंट को मैं वीडियो में भी शो करूंगा कि इन्होंने मुझे यह मशवरा दिया था,
यह सलाह दिया था और मैं इस सलाह को स्वीकार करते हुए इस वीडियो से इस सलाह को लागू कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें और फिर से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी तक आपने 205 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। अभी भी आपके सामने 40-45 और प्रश्न इसी चैप्टर से आने वाले हैं। यदि आपको एक बार में इतनी लंबी वीडियो देखने में परेशानी हो रही है तो आप एक बार में 100 तक देखें, फिर दूसरी बार में 100 तक देखें और तीसरी बार में दोबारा 50 प्रश्न तक देखने के बाद आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार कर लें। जहाँ तक बात है चैप्टर पढ़ाने की तो वह भी मैं पढ़ाऊँगा। यदि आप लोगों को चैप्टर को भी समझ कर पढ़ना है तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर कमेंट करें, तो हम चैप्टर को भी समझा कर पढ़ाएँगे। हालाँकि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे पास रिसोर्सेज़ की कमी है, मैं चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले कुछ समय में आप लोगों को प्यार यदि मुझे मिला तो मैं बहुत कुछ बदलने वाला हूँ और वह बदलाव आप लोगों को नज़र आएगा। आप सभी उन बदलावों के साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखाग्नि शब्द का अर्थ बताइए। चिता या लाश को आग देने को मुखाग्नि कहते हैं। बाल गोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार कैसे किया? तो पतहू से ही मुखाग्नि दिलाया, क्योंकि परंपरा में वह शामिल नहीं था, सामाजिक व्यवस्था में भी वह शामिल नहीं था, लेकिन पत्नी से मुख में आग दिलवाया और फिर अब उनके भाई को बुलाकर कहा कि इनको ले जाकर दोबारा शादी कर देना, यानी इसे हम पुनर्विवाह कहते हैं, दोबारा शादी करवाना। यह आदेश देकर उन्होंने सामाजिक परंपराओं पर एक आघात किया, चोट पहुंचाया। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया कि ले जाओ अपनी बहन को और दूसरी शादी जहां हो वहां करा देना। फिर कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह किसने कहा था? भगत जी ने आखिरी दलील के रूप में अपनी पतोहू से कहा था कि तू जाती है कि नहीं, नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने के लिए जाते थे? प्यारे बच्चों, गंगा नदी में स्नान करने के लिए हर साल जाते थे, जो कि घर से बहुत दूर भी था और 4-5 दिन उनको जाने आने में लग जाता था। कुछ खाते पीते भी नहीं थे इस दरमियान। गंगा स्नान के लिए जाने वाली यात्रा में भगत जी को कुल कितने दिन लगते थे? अभी मैंने बताया 4-5 दिन इस काम में लग जाता था। संबल का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, संबल का अर्थ होता है सहारा। बाल गोविंद भगत ने अंतिम बार लौटने पर कौन सा नियम नहीं छोड़ा? तो जो उनका स्नान, ध्यान और खेतीबाड़ी का काम था वो सब नहीं छोड़ा, सब करता ही रहा। जैसे धागा टूट गया हो, इस पंक्ति किसके अंत का संकेत देती है? यानी इस लाइन से क्या पता चलता है, किस चीज का अंत हो गया बताइए? तो भगत जी के संगीत और उनके जीवन का अंत का पता चलता है कि उनके संगीत में वह जादू भी नहीं रहा और साथ में उनका जीवन का यह अंतिम समय पहुंच आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजर शब्द का अर्थ बताइए। मरा हुआ शरीर या हड्डियों का ढांचा को पंजर कहते हैं। कमली शब्द का अर्थ बताइए। कंबल को कमली कहते हैं। कलेवा शब्द का अर्थ बताइए। सुबह का जो नाश्ता होता है, जलपान होता है, जो आम तौर पर खेतों में मजदूरों को दिया जाता है सुबह काम करने के, से कलेवा कहते हैं। पुरवाई शब्द जो होता है वो पूरब से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। अधरतिया यानी आधी रात को, अधरतिया यानी आधी रात को हम अधरतिया कहते हैं। खंजड़ी का क्या है? खंजड़ी है क्या चीज़ असल में? तो ये डफली के जैसा होता है, एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे म्यूजिक निकलता हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तबद्धता में, यहाँ पे दिया हुआ है कि निस्तबद्धता में, निस्तबद्धता इसका अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ है सन्नाटा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सन्नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोही का अर्थ बताइए। प्रातः काल की लालिमा, प्रातः काल की लालिमा। आवृत शब्द का अर्थ बताइए। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। कुश का अर्थ क्या है? तो कुश का अर्थ होता है एक प्रकार की नुकीली घास, जिस घास का चटाई बनाकर बैठने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधा शब्द का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है जिनका बुद्धि कम हो या सुस्त हो,
उसे हम बोदा कहते हैं। जीने शब्द का अर्थ होता है सीढ़ी, जिस सीढ़ी के माध्यम से बाल गोविंद भगत अपने गानों को कहाँ पहुँचाते थे? स्वर्ग पहुँचाते थे, स्वर्ग के जीनों में चढ़ा करके। सुभग शब्द का अर्थ क्या है? सुभग यानी सुंदर होता है। सुभग यानी सुंदर होता है। माता पिता और भाई बहन में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माता पिता दोनों समान शब्द है, भाई बहन दोनों समान शब्द है, तो इस दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम योजक चिन्ह ही कहेंगे। ऊपर नीचे में योजक चिन्ह किस आधार पर लगा है बताइए? ऊपर नीचे, तो ये उल्टा शब्द है, ऊपर नीचे, तो उल्टा शब्द के आधार पे भी हम योजक चिन्ह लगा सकते हैं। रोटी ओटी में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन रोटी में रोटी काम का है और ओटी जो है काम का नहीं है, तो ये दोनों किस प्रकार का शब्द है? ओटी, तो ओटी इसमें निरर्थक शब्द है, कोई इसका अर्थ नहीं बनता है। उद्धरण चिन्ह जो कि डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसका प्रयोग कब होता है? जहाँ किसी सेंटेंस को हूबहू हमें लिखना हो तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कोमा से लिखते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह से। जो रेखा चित्र साहित्य की कौन सी कला है? रेखा चित्र यह कौन सी कला है साहित्य की? कविता लिखना, शब्दों द्वारा सजीव चित्रण करना, तो शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी दृश्य का सजीव वर्णन को हम रेखा चित्र कहते हैं। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? बाल गोविंद भगत की वेशभूषा यानी उनका पहनावा कैसा हुआ करता था? तो वे बहुत कम कपड़े पहनते थे और लंगोटी और टोपी भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जी की टोपी कैसी थी? भगत जी की टोपी, ये भगत जी की टोपी जो थी वो कबीरपंथियों सी कनपटी टोपी थी। कबीरपंथी लोग यानी कबीर को मानने वाले लोग जिस प्रकार के टोपी पहनते हैं उसी प्रकार की टोपी को वहाँ पर पहनते थे भगत सिंह। उसके बाद क्वेश्चन है कि भगत जी अपने खेत की उपज कहाँ ले जाते थे? नहीं, भगत जी जो उत्पादन करते थे वो कहाँ लेकर के जाते थे? तो साहब के दरबार में लेकर के जाते थे। साहब का दरबार उनके घर से कितना दूर था? तो 4 कोस दूर था। देख सकते हैं कई दूरी आ गया है। एक तो गंगा नदी का जो है वो कितना दूर है, दूसरा है कि जो कबीर का जो मठ है वो कितना दूर है, और जो तीसरा है उसमें भी दूरी आ चुका है, जिसमें कबीरदास डेली नहाने के लिए सुबह सुबह जाने का काम करते थे। चुल्लू भर पानी मुहावरे का प्रयोग बुढ़ापे में सेवा और सहायता करने के लिए लिया गया है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, ये किसका कथन है? बाल गोविंद भगत ने ऐसा कहा था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के मनुष्यता की बात करते हैं? दिखावटी साधुता की। दिखावा में क्या फायदा है? साधु हो तो अंदर से रहो। सच्ची और निर्भय मनुष्यता की, केवल खेती करने वाले की, या फिर मौन रहने वाले की? तो बाल गोविंद भगत एक सच्ची और निर्भय मनुष्यता की परिभाषा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतोहू शब्द का अर्थ होता है पुत्र वधू या बेटी की पत्नी को पतोहू कहते हैं, ये गांव में भी कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने भगत जी के किस पक्ष को उजागर किया? तो उनके धार्मिक पाखंडों को उनके आदर्शों और समाज सुधार के रूप, यानी जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ये इस भगत सिंह जो ये जो भगत है बाल गोविंद भगत, जो एक रेखा चित्र है, इसके माध्यम से उन्होंने समाज को बताया। क्या बताया? कि वे एक समाज सुधारक थे। समाज में कई बुराइयां इस तरीके से बैठ जाती हैं जिन्हें समाज से हटाना बहुत कठिन काम होता है। इन चीज़ों के विरुद्ध किसी न किसी को खड़ा होना ही पड़ता है, और बाल गोविंद भगत ने भी ऐसा ही किया। समाज में बनी बनाई परंपरा से हट करके उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत करी वहाँ। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसके जो लेखक हैं, उन्होंने बाल गोविंद भगत के आदर्श और उनके समाज सुधार के रूप में उनको प्रस्तुत किया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा आता है, भगत जी का संगीत किस समय जाग रहा होता है था बताइए? जब सारा संसार सो रहा होता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यहाँ मुसाफिर किसे कहा गया है? मन तो बताइए, यात्री को, मनुष्य को, चोर को, या लेखक को?
यहाँ सही उत्तर होगा मनुष्य को। एक जो बाल गोविंद भगत है वो गाना के माध्यम से रात में कह रहे हैं कि "ए लोगों, तुम लोग सो गए हो और इस तरीके से ना सो जाओ कि तुम्हारा सामान चोर आकर के लेकर के चोरी करके चले जाए और तुम उसी तरीके से बेफिक्र होकर के सोए रहो। इसलिए क्या करना होगा, तुम्हें बीच बीच में जागना पड़ेगा, अपने सामानों को देखना पड़ेगा। श्रम बिंदु का अर्थ क्या है बताइए? तो श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीने। जब हम काम करते हैं तो थकावट होती है और उस थकावट से पसीना निकलता है। तो भगत जी की मृत्यु किस समय हुई होगी बताइए? तो भगत जी की मृत्यु किस समय हुई होगी? अंदाज़ा लगाना है, कहानी के अनुसार बताइए। तो कहोगे सर, रात के टाइम पे तो लेखक ने गाना सुना था, धागा टूट गया था, यानी आवाज़ में वो दम नहीं था, लेकिन सुहा संगीत सुनाई नहीं दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह रात में ही मर गया था या फिर सुबह मरा होगा, क्योंकि लोगों को तो पता सुबह ही चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाप शनाप में कौन सा शब्द निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है? तो अनाप एक सार्थक शब्द है, लेकिन जो शनाप है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। पाप पुण्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? पाप पुण्य, देख सकते हैं कि ये दोनों ही शब्द क्या है, सार्थक शब्द है। पाप और पुण्य, पाप यानी गुनाह जो आप गलत करते हैं, पुण्य यानी नेकी जो अच्छा करते हैं। इसके बीच में जो साइन लगा हुआ है उसे हम योजक चिन्ह कहेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ से क्या संदेश मिलता है? हमें साधु बनना चाहिए? नहीं, हमें सामाजिक बुराइयों को तोड़ करके अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बहुत एकदम एक आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और इसका जवाब भी आपको बता ही चुके हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने आज 248 248 MCQs क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। इसीलिए मैं दावा कर सकता हूं कि इसके बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को आपको, यदि आपने कंप्लीट देख लिया है तो मैंने सारे प्रश्नों को रिपीट भी किया है ताकि आपको याद हो जाए। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको याद करवाना। यदि आप पूरी वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको याद भी हुआ हो गया होगा, क्योंकि एक ही प्रश्न कई बार आ चुके हैं। अब आज के लिए यहीं तक। आप यदि अंत तक देख रहे हैं, बस कमेंट में जाइए और तीसरा और आखिरी कमेंट आपके सर के लिए छोड़ दीजिए, आपके भाई के लिए छोड़ दीजिए। लिखिए 148 148, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया है। और मैं आपको हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू तैयार कराऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास बार बार कह रहा हूँ लिखने की सुविधा उस तरीके का नहीं है कि मैं आपको मैथमेटिक्स में लिख लिख करके पढ़ाऊँ, हर एक प्रश्न को बना करके दिखाऊँ। इसलिए मैं हर चैप्टर से आपको एमसीक्यूज़ तैयार कराऊंगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हैं और सुन करके याद करते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से याद हो जाती है। लेकिन आप खुद से पढ़ते हैं, उसमें याद करने में समय लगता है, और वो कहानी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू बनाऊंगा। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि केवल बनाने वाले प्रश्न ही होते हैं, कुछ याद करने वाले प्रश्न भी होते हैं, जिन्हें याद करके भी आपको जवाब देना होता है। तो मैथमेटिक्स से भी मैं बहुत सारे ऐसे, मैं सभी चैप्टर्स का मैं एमसीक्यू कराऊंगा, केवल ऐसे प्रश्नों का जो आप मौखिक ही बना करके जवाब दे सकते हैं, या फिर जिनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल समझ के आधार पर उनका जवाब देना है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा। और हम लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से मैट्रिक परीक्षा में अंडरस्टैंडिंग बेस पर सवाल पूछे जाते हैं, यानी आपके समझ को वहाँ पर जांचा परखा जाता है। इसलिए मैं आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं इसी तरीके से धीरे-धीरे वीडियो लाता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, 1 से लेकर के कुल 248 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर से हर मुमकिन क्वेश्चंस आपको करा दूँगा। एग्ज़ाम में मैं किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ऑप्शन में नहीं होने दूँगा, मेरा वादा है। इसलिए आप बस हमारे साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से तैयारी करते रहें। आपका फ्यूचर में बहुत भला होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।